हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू द क्लास ऑफ द डे। आज की क्लास में हम मॉडल वर्ब की बात करते हैं। मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल्स कितने प्रकार के होते हैं और सेंटेंस में इनका यूज़ क्या है और सेंटेंस में यूज़ करने के बाद इनमें क्या प्रभाव पड़ता है, क्या अंतर आता है। तो गाइस आपको बताना चाहेंगे कि मॉडल्स क्या होता है। अगर कोई आपसे पूछता है तो मॉडल्स क्या होता है तो आप बताएंगे जो सहायक क्रियाएं अर्थात जो हेल्पिंग वर्ब के कार्य करने के ढंग या मोड को प्रकट करने के लिए फुल वर्ब की मदद करती हैं या मुख्य वर्ब की मदद करती हैं, उन्हें हम मॉडल्स कहते हैं। याद रहेगा ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बता सकते हैं कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट, नीड, डेयर, यूज्ड टू एक्सेट्रा। इस प्रकार से बहुत सारी वर्ब्स हैं जिनको हम आज स्टडी करने वाले हैं। और गाइस मैं आपको बता दूं, आज एक ही क्लास में मैं सारे मॉडल्स को कवर करने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं। हम आपको बताते हैं मॉडल्स क्या होता है। स्टूडेंट्स, मॉडल्स एक ऐसी सहायक क्रिया है जो वाक्यों के फॉर्मेशन अर्थात बनावट में मदद करती है। वाक्य के फॉर्मेशन में अर्थात उसके बनावट में मदद करती है। इन्हें सामान्यतः मॉडल एक्सिलरी वर्ब या केवल मॉडल्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। मॉडल साधारण वर्ब से भिन्न अलग होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जो मॉडल्स हैं ये हमारी जो साधारण वर्ब होती हैं उनसे बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि ये वाक्यों को एक अलग भाव प्रकट कराता है, एक अलग प्रकार से भाव प्रदान करता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से कोई आपसे पूछे कि जो साधारण वर्ब होती है और जो मॉडल वर्ब्स होती हैं इनमें अंतर क्या है, तो आप बताओगे इन दोनों में काफ़ी अंतर होता है। ठीक है ना। तो इसलिए स्टूडेंट्स इसका प्रयोग वाक्य के मुख्य क्रिया के साथ समर्थता, संभावना, गुण, आज्ञा, संभावना, आवश्यकता आदि को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, मैं जा नहीं पाया। पहले हिंदी में इसको समझते हैं, फिर इसको इंग्लिश में हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। जैसे मैं जा नहीं पाया, आई कुड नॉट गो। मैं जा नहीं पाया, मैं या फिर जा नहीं सका। ठीक है ना, बात एक ही है। मैं जा नहीं पाया, आई कुड नॉट गो। जैसे भगवान करे आप सफल हो जाएं, मे गॉड मे यू सक्सेस इन योर लाइफ, या मे यू सक्सेस। जैसे उसी प्रकार से तुम्हें मुझे याद दिलाना चाहिए था, यू मस्ट रिमाइंड मी। मैं तुमसे एक बार मिलना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू मीट यू। जैसे राम को जाना चाहिए, राम शुड गो। इस प्रकार से इन सब में हमने किसका प्रयोग किया, इन सब में हमने मॉडल्स का प्रयोग किया। मैं एक प्रकार से आपको भी ग्लिम्स ऑफ मॉडल्स दिखा रहा हूँ, अर्थात झलक दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि किस प्रकार से हमें इसको पढ़ना है। जैसे जैसे हमने भी एग्जाम्पल दिए थे, तो दिए गए उदाहरण में प्रत्येक वाक्य से समर्थता का बोध हो रहा है, संभावना का बोध हो रहा है, गुण, आज्ञा आदि के भाव प्रकट हो रहे हैं। इसलिए ऐसे वाक्यों का अनुवाद मॉडल एंड हिंदी में हो। ठीक है ना। जैसे चलिए समझते हैं। अच्छा, शुरुआत करते हैं। मॉडल वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। अभी तक हमने जाना मॉडल्स के बारे में। मॉडल्स क्या होता है, जो वाक्यों में प्रयोग होने पर क्या प्रभाव डालता है, उसमें समर्थता लाता है, संभावना लाता है, गुण, आज्ञा, इस प्रकार से भाव व्यक्त होते हैं जो कि वाक्य में अलग प्रभाव बनाते हैं। ठीक है ना। तो मॉडल्स स्टूडेंट्स 13 प्रकार के होते हैं। कोई पूछे आपसे मॉडल वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे मॉडल वर्ब की संख्या मुख्यतः 13 होती है, जो सामने दिया हुआ है। आप इसको स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे सामने दिया हुआ है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ऑट टू, यूज टू, नीड, मस्ट, डेयर एट्सेट्रा। इस प्रकार से सभी क्या कहलाती हैं, मॉडल्स कहलाती हैं। इनका अपना अलग यूज़ है, अलग सेंटेंस में प्रभाव है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये सभी मॉडल या मॉडल ऑक्सिलरीज कहलाती हैं। मॉडल वर्ब भी टेंस फॉर्मेशन में मुख्य क्रिया की सहायता करते हैं। जिस प्रकार से जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो मुख्य क्रिया की सहायता करता है, उसी प्रकार से जो मॉडल वर्ब होते हैं वो भी टेंस के फॉर्मेशन में मुख्य क्रिया की सहायता करते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम ऑक्सिलरीज की बात करते हैं। ऑक्सिलरीज स्टूडेंट्स 2 प्रकार की होती है, आपने पढ़ा भी होगा, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो हम लोग यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात करें अगर, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे डू, डज,
डिड यहाँ पे नहीं लिखा है, डू डज डिड, जैसे इज एम आर, जैसे वाज एंड वर, हैज़ हैव हैड, विल बी शैल बी एट्सेट्रा, ये सभी हमारी होती हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। उसी प्रकार से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात करें तो कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड एट्सेट्रा, ये सभी हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। स्टूडेंट्स, ये क्लास जो है एक प्रकार से नोट डाउन करने वाली क्लास है। आप इसको अपना एक प्रकार से नोट्स भी बना सकते हैं। जिस तरह से मैंने इसको डिटेल में हर पॉइंट को शॉर्ट में कवर करने की कोशिश की है। तो हम लोग बात करते हैं मॉडल वर्ब के नियम, यूज़ ऑफ मॉडल वर्ब्स इन हिंदी। ठीक है, चलिए। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी का प्रयोग फुल वर्ब या मुख्य क्रिया और हेल्पिंग वर्ब की सहायता दोनों रूप में होता है। याद रखिएगा, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी करते हैं और फुल वर्ब या मुख्य क्रिया के रूप में भी करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, मॉडल ऑक्सिलरी नीड और डेयर को छोड़ करके इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। ठीक है ना, इसका प्रयोग केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब और फुल वर्ब दोनों रूप में होता है, जबकि मॉडल्स का प्रयोग नीड और डेयर को छोड़ दें तो इनका प्रयोग केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। प्राइमरी ऑक्सिलरी की बात कर लेते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी का जो फॉर्म है वो उसमें एस लगा देने से, ईएस लगा देने से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब में एनजी फॉर्म, इस प्रकार से सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अनुसार बदल जाता है। याद रखिएगा, प्राइमरी ऑक्सिलरी का जो फॉर्म होता है, तो क्या जाना बच्चों हम लोगों ने, प्राइमरी ऑक्सिलरी का जो फॉर्म है, प्राइमरी ऑक्सिलरी है वो सब्जेक्ट के नंबर या उसके पर्सन के आधार पर बदल जाता है। याद रहेगा ना, जो प्राइमरी ऑक्सिलरी हमारा वर्ब बी, वर्ब हैव और वर्ब डू होता है, तो वर्ब बी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर। वर्ब डू के अंतर्गत डू, डज, डिड आता है। वर्ब हैव के अंतर्गत हैज़, हैव, हैड आता है ना। तो इस प्रकार से जो प्राइमरी ऑक्सिलरी होता है वो सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अनुसार बदल जाता है। ठीक है ना। लेकिन याद रहे, जो मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज का फॉर्म सभी पर्सन और नंबर के साथ समान रहता है। ठीक है ना। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के नंबर और उसके पर्सन के अनुसार, उसके टेंस के अनुसार बदल जाती है। लेकिन याद रहे, जो मॉडल ऑक्सिलरीज होती है वो पर्सन, नंबर और उसके टेंस के आधार पर नहीं बदलती है। जैसे एग्जांपल से समझिएगा, लिखा हुआ है आई कैन डू दिस, मैं यह कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, कैन लगा हुआ है। यू मे कम, तुम आ सकते हो। यू कैन डू दिस वर्क, तुम यह काम कर सकते हो। ही मे कम, वो आ सकता है। दे कैन डू दिस वर्क, वो ये काम कर सकते हैं। दे मे कम, वे आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आई के साथ भी कैन लगा दिया हमने, यू के साथ भी कैन लगा दिया हमने, दे के साथ भी कैन लगा दिया हमने। उसी प्रकार से यू के साथ भी मे का प्रयोग कर दिया हमने, ही के साथ भी मे का प्रयोग कर दिया हमने, दे के साथ भी मे का प्रयोग कर दिया हमने। तो हम देख रहे हैं सब्जेक्ट का नंबर, उसका पर्सन बदल रहा है, लेकिन जो मॉडल्स हमने यूज़ किया है वो नहीं बदल रहा है। चलिए, तो कुछ इसको समझ लेते हैं। जैसे हमने भी एग्जांपल दिया था, उसमें क्या है, यहाँ जो आई है वो फर्स्ट पर्सन था, यू है वो सेकंड पर्सन था, दे है वो थर्ड पर्सन था। तीनों में कैन का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार से मॉडल ऑक्सिलरीज में भी भिन्न भिन्न प्रकार के पर्सन के साथ उपयोग हुआ है और अपना एक अलग पहचान बनाया हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरीज का प्रयोग हम लोग, मॉडल ऑक्सिलरीज सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से प्रभावित नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब परिवर्तन हो जाता है। जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद मेन वर्ब में परिवर्तन आता है। जैसे लिखा हुआ है, मतलब कहने क्या हुआ, जब हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में कोई चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, आई मीन प्राइमरी ऑक्सिलरी के रूप में उसको रखा जाता है, तो वो सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के आधार पर, टेंस के आधार पर परिवर्तित होता है। जैसे देखिए, आई एम गोइंग लिखा हुआ है, सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। दे हैव गॉन, देखिए टेंस बदल गया, सब्जेक्ट बदल गया, तो हैज़ और हैव, पता है ना आप लोगों को कि आई के साथ एम लगाते हैं, ही के साथ इज लगाते हैं प्रेजेंट टेंस में, और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ हम लोग आर का प्रयोग करते हैं। तो क्या हुआ कहने का, सब्जेक्ट जब बदलता है तो हेल्पिंग वर्ब भी बदल जाती है ना। जैसे लिखा आई एम गोइंग, तो अगर लिखा होता यू आर गोइंग, दे आर गोइंग, टेंस बदल दो,
तो ही वॉज गोइंग, ठीक है ना। तो टेंस बदलने पर, सब्जेक्ट बदलने पर, सब्जेक्ट का पर्सन और नंबर बदलने पर हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन आता है। इसे कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पढ़ा होगा आप लोगों ने। जैसे दे हैव गॉन, ही इज ईटिंग, यू हैव ईटन, है ना। इस प्रकार से देखिए आई के साथ एम लगा हुआ है और ही के साथ इज लगाते हैं। उसी प्रकार से यू के साथ हैव होता है, ही दे के साथ भी हैव होता है। अगर आई होता तो हैज़ हो जाता है ना। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो हमने इसको समझा दिया आपको। आई के साथ गो लगकर आई गो एक वचन बन जाता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब एम लगने पर गो का रूप बदलकर गोइंग हो जाता है। सही बात है ना। लेकिन याद रखिएगा मॉडल्स के बाद मेन वर्ब में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अगर हम लिख दें वी शुड हेल्प द पुअर, वी शुड हेल्प द पुअर, जैसे दे मस्ट गो देयर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट कोई भी हो हम सबके साथ शुड का प्रयोग कर सकते हैं, सबके साथ मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, सबके साथ कैन, कुड, मे, मस्ट, आउट, नीड, डेयर, यूज, नीड नहीं, डेयर भी नहीं, यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। चलिए अच्छा थोड़ा समझते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन, जिसे हम अगर बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फॉर्मेशन में मॉडल्स के बाद आने वाला मुख्य क्रिया का रूप बदल जाता है। याद रखिएगा परफेक्ट टेंस के फॉर्मेशन में मॉडल्स के बाद आने वाला मुख्य क्रिया का रूप बदल जाता है। क्रिया का तीसरा रूप यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। याद है ना आपको परफेक्ट टेंस में क्या करते हैं, हैज़, हैव या हैड का प्रयोग करते हैं और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, तीसरी फॉर्म लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है तुमने महात्मा गांधी का नाम अवश्य सुना होगा, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी, आपने महात्मा गांधी का नाम अवश्य सुना होगा। यहाँ पर देखिए यू के साथ मस्ट का प्रयोग कर दिया हमने। अगर ही के साथ होता तब भी मस्ट का प्रयोग कर सकते थे, दे होता तब भी मस्ट का प्रयोग कर सकते थे। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट चेंज होने पर भी मॉडल्स में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मॉडल्स फ्री है, स्वतंत्र होता है, उसका प्राइमरी जल्दी की तरह बंधन नहीं होता है। उसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देखिए, उन लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए थी, दे शुड हेल्प, दे शुड हैव हेल्प द पुअर, ठीक है, दे शुड हैव हेल्प द पुअर। दूसरी बात करें अगर यदि मॉडल के बाद बी का प्रयोग हुआ हो तो मुख्य क्रिया का रूप बदल जाता है और क्रिया का चौथा रूप यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब की चौथी फॉर्म क्या है, जिसे हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है ना। क्या सुना आप लोगों ने, यदि मॉडल के बाद बी का प्रयोग हुआ हो तो मुख्य क्रिया का रूप बदल जाता है और क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करना होता है। जैसे लिखा हुआ है वह जा रही होगी, वह जा रही होगी। देखो होगा होगी होना के लिए क्या, होना, होने के लिए हम लोग बी का प्रयोग करते हैं और जब बी लगेगा तो वर्ब में एनजी फॉर्म का प्रयोग करना होगा। जैसे वह जा रही होगी, ही मस्ट बी गोइंग, वे लोग खा रहे होंगे, दे माइट बी ईटिंग, वर्षा नहीं हो रही होगी, इट मे नॉट बी रेनिंग। चलो थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में। ये क्या होते हैं, नीड, डेयर, ऑट टू तथा यूज टू को मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज कहा जाता है। याद रखिएगा मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज कौन होती हैं, नीड, डेयर, ऑट टू और यूज टू को मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज कहा जाता है। ये चारों ऐसे मॉडल होते हैं जो अपने ग्रुप के अन्य मॉडल वर्ब से कुछ अर्थों में भिन्न होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मॉडल वर्ब्स का प्रयोग मुख्य क्रिया में नहीं होता है, लेकिन इनका प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में होता है। जानते हैं ना हम लोग कि मॉडल वर्ब का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में नहीं होता है, लेकिन मैंने पिछले अभी स्लाइड में क्या बताया था कि नीड, डेयर, ऑट टू और यूज्ड टू को छोड़ करके बाकी के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं मॉडल्स को, ना कि मेन वर्ब के रूप में करते हैं। लेकिन ये जो मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज हैं नीड, डेयर, ऑट टू और यूज टू, इनका प्रयोग हम प्रायः मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज इन हिंदी। मॉडल वर्ब्स का प्रयोग, मॉडल्स और उनका प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों में होता है, जिन्हें उदाहरण के माध्यम से सीखेंगे आज हम लोग। मॉडल वर्ब्स अनुमति, क्षमता, दायित्व, संभावना, ठीक है ना, अनिवार्यता, अनिश्चितता आदि को व्यक्त करने में प्रयुक्त होता है।
जैसे कि हमने यहाँ पर उदाहरण में समझा है। उदाहरण समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग विशेष बात कर लेते हैं। सभी मॉडल्स वर्ब के साथ क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, लेकिन किसी मॉडल के बाद हैव का प्रयोग हो गया हो तो क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है। याद रखिएगा, मॉडल्स के बाद हम लोग अक्सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर उस मॉडल के बाद हैव आ रहा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं कि इसको अफर्मेटिव और निगेटिव कैसे बनाएंगे। जैसे कैन है, अफर्मेटिव है, इसको निगेटिव बनाना है तो कैन नॉट या कांट भी हो सकता है। वुड है, कुड है, कुड नॉट, कुड हैव, कुड नॉट हैव। मे या माइट है, मे नॉट या माइट नॉट हो जाएगा। शुड है, शुड नॉट, शुड हैव नॉट। मस्ट, मस्ट नॉट। ये अफर्मेटिव और निगेटिव का कॉन्सेप्ट है। उसी प्रकार से आउट टू है, आउट नॉट टू, आउट टू हैव, आउट नॉट टू हैव। जैसे हैज़ टू और हैव टू है तो हैज़ नॉट टू या हैव नॉट टू का प्रयोग करते हैं निगेटिव के लिए। उसी प्रकार से हैड टू का निगेटिव बनाना है तो हैड नॉट टू हो जाता है। वुड लाइक टू है, वुड नॉट लाइक टू हो जाएगा। यूज्ड टू है, यूज्ड डिड नॉट यूज टू हो जाएगा। याद रखिएगा, यूज टू को क्या बनाते हैं, डिड नॉट यूज टू कर देते हैं। उसी प्रकार से नीड या नीड्स या नीडेड अगर है तो उसको क्रमशः हम लोग, अगर नीड है तो डोंट नीड कर देंगे, नीड्स है तो डजंट नीड कर देंगे, नीडेड है तो डिडंट नीड कर देते हैं। उसी प्रकार से डेयर टू, डेयर्स टू और डेयर टू है तो क्रमशः उसको डेयर टू को हम लोग डोंट डेयर टू कर देते हैं, डेयर्स टू को हम लोग डजंट डेयर टू कर देते हैं। उसी प्रकार से डेयर्ड टू को हम लोग डिडंट डेयर टू में चेंज कर देते हैं। इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए हम बिल्कुल शुरुआत करते हैं पहले नंबर से। हमारा यूज़, पहला यूज़ हमारा है कैन। यूज़ ऑफ कैन। कैन का प्रयोग हम लोग किस प्रकार से करते हैं? हम लोगों ने पढ़ा है अक्सर कि कैन का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? पावर बताने के लिए, एबिलिटी बताने के लिए, परमिशन देने के लिए, ठीक है ना, रिक्वेस्ट करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। और कभी कभी असंभव बात के कथन के लिए भी हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। तो समझते हैं कैन का हिंदी अर्थ क्या होता है। सकता, सकती, सकते आदि होता है ना, सकना, सकती, सकते, इस प्रकार से कैन का हिंदी में अर्थ होता है। जहाँ पर सका, सकी या सके आ जाता है तो उसके लिए हम लोग अक्सर कैन का प्रयोग करते हैं। लेकिन याद रहे कि इससे किसका भाव प्रकट होना चाहिए? पावर की बात हो, एबिलिटी की बात हो, परमिशन, अनुमति की बात हो, रिक्वेस्ट वाली बात आ जाए, या फिर पॉसिबिलिटी या फिर असंभव वाली, इम्पॉसिबिलिटी या असंभव वाली बात की जाए। समझते हैं मॉडल वर्ब में कैन का प्रयोग सकता है, सकती है, सकते हैं के फॉर्म में समानता किया जाता है। कैन का प्रयोग किसी वाक्य में योग्यता अथवा उसकी क्षमता प्रकट करने के लिए या अनुमति देने या संभावना को व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। कैन का उपयोग कई अर्थों में किया जाता है, जैसे क्षमता, योग्यता, औपचारिक या अनौपचारिक, सामान्य, संभावना, भूतकाल के कार्यों के अनुमान हेतु, इसके लिए हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। एक मॉडल होने के कारण इसका रूप सदैव समान रहता है, रूप परिवर्तित नहीं होता है। सब्जेक्ट के किसी भी पर्सन के साथ इसका रूप नहीं बदलता है। पिछले स्लाइड में हम आपको बता चुके हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, राकेश कैन कैरी दीज टोमेटोज टिल द रिक्शा। तो समझिएगा, राकेश कैन कैरी दीज टोमेटोज, राकेश इन टमाटरों को ले जा सकता है, टिल द रिक्शा, रिक्शा तक। तो राकेश ये टमाटर को रिक्शा तक ले जा सकता है। ये क्या है? ये उसकी शक्ति, उसकी क्षमता, उसके सामर्थ्य की बात करता है। तो राकेश के साथ भी हमने कैन का प्रयोग किया है। दूसरा हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वो यह प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, यह उसकी क्षमता है। और कैन आई सॉल्व एनी क्वेश्चन पेपर ऑफ दिस एग्ज़ाम, क्या मैं इस एग्ज़ाम के किसी भी पेपर को हल कर सकता हूँ? ये एक प्रकार से अनुमति है, एक प्रकार से परमिशन है। इन सब में हमने कैन का प्रयोग किया है। जैसे आई कैन स्पीक फ्लुएंट भोजपुरी बट आई कैन नॉट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश येट। कहते हैं मैं धारा प्रवाह भोजपुरी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं अभी तक धारा प्रवाह अंग्रेजी नहीं बोल सका हूँ। ये भी मेरी एक प्रकार से मेरी क्षमता है, मेरे सामर्थ्य है। जैसे कैन ही कुक फूड
क्या वो भोजन पका सकता है, ये भी क्या है उसकी क्षमता है। हाँ, उसकी इसे पूछना भी हो सकता है, कैन ही कुक फूड, क्या वो भोजन पका सकता है, एक प्रकार से ये परमिशन मांग रहा है, अनुमति मांग रहा है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा हम लोग तो इस प्रकार दूसरा नंबर हम लोग पढ़ेंगे कुड का प्रयोग। हमने अभी तक किसका प्रयोग पढ़ा था, कैन का प्रयोग पढ़ा था। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ कुड। कुड को हिंदी में अर्थ क्या, वैसे कैन का पास्ट टेंस कुड होता है, इसके अन्य प्रयोग भी हैं। तो हिंदी में अर्थ होता है कुड का सका, सकी, सके, या सकता था, सकती थी, सकते थे आदि, ये कुड का प्रयोग होता है। चलो कुड का प्रयोग सकता, सकती, सकते थे, सका, सकी आदि के रूप में इसका प्रयोग होता है, जो भूतकाल से संबंध रखते हैं। याद रखिएगा, अगर कैन का भूतकाल पूछे, कैन का पास्ट टेंस पूछे, तो कैन का पास्ट टेंस कुड होता है। ठीक है ना। यह वाक्य में असमर्थता की भावना, असमर्थता के भाव व्यक्त करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कम संभावना व्यक्त करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अर्थात कम संभावना व्यक्त करने के लिए भी हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं। इसका अन्य अर्थ भी प्रयोग में लाया जाता है, जैसे भूतकाल की योग्यता या क्षमता, भविष्य की आज्ञा, अनुमति और विनती करने के लिए भी हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे आई कुड नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जा सका। ये क्या है, ये हमारे एक प्रकार से हाँ भूतकाल की बात थी, भूतकाल की घटना थी। जैसे आकाश कुड बी इन दैट हाउस, ये भी एक प्रकार से क्या है, अशोक कुड बी इन दैट हाउस, अशोक उस घर में हो सकता था। यहाँ पर भी एक प्रकार से भविष्य की संभावना प्रकट की जा रही है। जहाँ पर संभावना कम होती है वहाँ पर हम कुड का प्रयोग करते हैं। आकाश उस घर में हो सकता था। जैसे यू कुड गिव मी सम मनी टू ईट, आप मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते थे। जैसे यू कुड विन द मैच टुडे, आज आप मैच जीत सकते थे, जीत नहीं जीत है, आज वह है ना, ही कुड विन द मैच टुडे, वह आज मैच जीत सकता था। और दे कुड बीट यू, वे लोग आपकी पिटाई कर सकते थे। महेश कुड हेल्प हर, महेश उसकी मदद कर सकता था। ये सभी क्या शो कर रहे हैं, ये सभी एक प्रकार से किसी की भूतकाल की योग्यता, क्षमता, भविष्य की आज्ञा, अनुमति या विनती को शो कर रहे हैं। इस प्रकार से हमने इनके साथ कुड का प्रयोग किया। तो हम लोग अगला वर्ड देखते हैं। अगला हमारा मॉडल एक्सिलरी वर्ब है मे का भी अर्थ होता है सकता, सकती थी, सका, सकी, सके या सकना। एक प्रकार से सकता, सकती, सकते हैं, संभावना या पूर्व अनुमति आदि के लिए भी हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। और एक्चुअल में मे का प्रयोग हम जहाँ पर कैन होता है, तो कैन तो नॉर्मल बात कहने के लिए होता है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए जहाँ तक बात आती है, हम कैन की जगह पे मे का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर मे का उपयोग अनुमति देने या लेने के लिए या फिर संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसमें आंतरिक इच्छा भी शामिल होती है, याद रखिएगा, इसमें आंतरिक इच्छा भी शामिल होती है। औपचारिक आज्ञा, संभावना, इच्छा, आशीर्वाद, भूतकाल के अनुमान, अप्रभावी परामर्श आदि के भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भी हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, ही मे बी राइट, वह सही हो सकता है, संभावना है उसके सही होने की। जैसे ही मे गो होम टू मीट हिज फादर, वह अपने पिताजी से मिलने घर जा सकता है। मे आई यूज़ योर नोटबुक, क्या मैं आपकी कॉपी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ही मे फूल नाउ, अब ही में फूल सून, वह जल्दी मूर्ख हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर सकता, सकती, सकते हैं, संभावना या पूर्व अनुमान की बात हो रही है इन सभी एग्जाम्पल से। और जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, मे आई कम इन सर, अब सर आप लोग क्लास में होते हैं तो इंटर करने के लिए, क्या क्लास से बाहर होते हैं तो क्लास में इंटर करने के लिए पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं ना अपने टीचर से, क्या बोलते हैं, मे आई कम इन सर, सर
क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान। जैसे मे यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। यहाँ पर भी एक प्रकार से किसकी बात हो रही है, यहाँ पर भी एक प्रकार से विनम्र निवेदन की बात हो रही है। तो इसका मतलब क्या, वह मे का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। मे का प्रयोग हम लोग पॉसिबिलिटी संभावना व्यक्त करने के लिए, या फिर परमिशन अनुमति व्यक्त करने के लिए, पर्पस उद्देश्य के लिए भी हम लोग करते हैं, और सर्विस देने के लिए भी अर्थात हेल्प के लिए भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अभिशाप के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, इच्छा व्यक्त करने के लिए भी हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। चलिए, इसी तरह से मे के बाद आता है माइट। मे का पास्ट टेंस माइट होता है। तो माइट का उपयोग सामान्यतः कम या ना के बराबर संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जहाँ पर अधिक संभावना हो वहाँ पर मे का प्रयोग होता है, जहाँ पर कम संभावना हो, ना के बराबर संभावना हो, वहाँ पर हम लोग माइट का प्रयोग करते हैं। और अनुमति लेने के लिए भी माइट का प्रयोग किया जाता है। इसमें अधिक विनम्रता का भाव निहित होता है। छेड़ संभावना, वास्तविक संभावना, आज्ञा के लिए, अनुमति के लिए, प्रार्थना, परामर्श आदि के लिए इस मॉडल का प्रयोग किया जाता है, अर्थात माइट का प्रयोग किया जाता है। तो माइट अतीत या भविष्य की स्थितियों के संदर्भ में संभावना को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे माइट आई टेक दिस बुक, क्या मैं यह किताब ले लूँ, क्या मैं यह किताब ले सकता हूँ। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर एक प्रकार से संभावना अनुमति की बात हो रही है। तो इस प्रकार हम क्या समझते हैं, जहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है, अतीत या भविष्य की संभावना होती है, परमिशन, पर्पस, विश, सजेशन की बात होती है, सुझाव की बात होती है, वहाँ पर भी हम लोग माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे इट माइट रेन टुडे, आज बारिश होने की संभावना है। राजेश माइट गो देयर, राजेश घर जा सकता है। यहाँ पर क्या लग रहा है, इन सभी में भविष्य की संभावना व्यक्त हो रही है। जैसे माइट यू पोस्ट दिस फॉर योर फादर, क्या तुम अपने पिता के लिए यह पोस्ट करोगे। यू माइट डू दिस फॉर हर, यह तुम उसके लिए कर सकते हो। माइट आई प्ले इन दिस फील्ड, क्या मैं इस फील्ड में खेलूं। यहाँ पर सब में क्या शो हो रहा है, इन सभी में हम अतीत या भविष्य की स्थिति के संबंध में संभावना की बात करते हैं, इन सभी एग्जाम्पल से। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, शैल की बात करते हैं। शैल और शुड आएगा अभी, तो पहले शैल की बात करते हैं। शैल मीन्स क्या होता है, गागी गे, अर्थात भविष्य काल के लिए हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं। तो शैल का प्रयोग मुख्यतः फ्यूचर टेंस में किया जाता है, लेकिन यह मॉडल वर्ब का एक अभिन्न अंग है, जिसे प्रबल इच्छा या शक्ति का भाव व्यक्त होता है। तो याद रखिएगा, शैल मीन्स होता है गागी गे। शैल का प्रयोग मुख्यतः फ्यूचर टेंस में किया जाता है, लेकिन यह मॉडल वर्ब का एक अभिन्न अंग है। क्या है, मॉडल वर्ब का एक अभिन्न अंग है, जिसे प्रबल इच्छा या शक्ति का भाव व्यक्त होता है। इसके प्रयोग से वाक्य में विशेष बल पड़ता है, या यूँ कहें तो इसका प्रयोग क्रिया का फल सब्जेक्ट पर डालने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, मैं सतर्क रहा करूँगा, आई शैल बी अलर्ट। मैं सतर्क रहा करूँगा, आई शैल बी अलर्ट। क्या मैं सफल हो रहूँगा, शैल आई बी सक्सेसफुल। हम लोग भयभीत नहीं रहा करेंगे, वी शैल नॉट बी अफ्रेड। मैं एक कार खरीदेगा, मैं एक कार खरीदूंगा होना चाहिए, मैं एक कार खरीदूंगा, आई शैल बाई अ कार। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि सब में शैल का प्रयोग हो रहा है। क्यों शैल का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, फ्यूचर टेंस की बात की जा रही है, और फ्यूचर टेंस में प्रबल इच्छा या शक्ति का भाव प्रकट हो रहा है सभी में। इसके बाद आता है, शैल के बाद आता है यूज़ ऑफ शुड। क्या आता है, शैल के बाद हम लोग पढ़ते हैं यूज़ ऑफ शुड। शुड मीन्स भी होता है चाहिए, तो मे मीन्स सकना एक प्रकार से, लेकिन जब मे का पास्ट टेंस में आएंगे तो माइट हो जाता है। उसी प्रकार से शैल तो भविष्य काल की बात करता है, लेकिन जब शुड की बात करेंगे तो शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ में किया जाता है। इसका उद्देश्य वाक्य में परामर्श व्यक्त करने के लिए भी होता है।
बच्चों, सामान्यतः शुड का प्रयोग सलाह देने या लेने के लिए भी होता है। याद रखिएगा, शुड का प्रयोग सलाह देने या सलाह लेने के लिए भी होता है। जैसे और कई सारी चीज़ों के लिए हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं, जैसे बाध्यता या तर्क संगत परामर्श, बहुत कम संभावना हो, इच्छा प्रकट करने हेतु, आशा व्यक्त करने के लिए, उद्देश्य आदि प्रकट करने के लिए भी हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे यू शुड हेल्प मी, तुम्हें उसकी, तो यू शुड हेल्प हिम, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। जैसे दे शुड प्ले क्रिकेट, उन लोगों को क्रिकेट खेलना चाहिए। जैसे आई शुड लीव नाउ, अब मुझे जाना चाहिए। तो इन सब के लिए भी बाध्यता है, सतर्कता का भाव है, परामर्श है, इच्छा है, उद्देश्य की बात हो रही। इस प्रकार से यहाँ पर हमने शुड का प्रयोग किया है। उसी प्रकार से मोहन शुड हेल्प द फार्मर, मोहन को किसानों की मदद करनी चाहिए। रवि शुड नॉट कॉल हिम हिज फादर, रवि को अपने पिता को नहीं बुलाना चाहिए। इन सभी में हमने शुड का प्रयोग किया। अब थोड़ा सा विल और वुड की बात कर लेते हैं। विल भी एक प्रकार से भविष्य काल के लिए यूज होता है और यह इच्छा व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, विल का प्रयोग कई अर्थों में, कोई नहीं, विल का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है। सामान्यतः इसका प्रयोग फ्यूचर टेंस में गागी गे आदि के रूप में किया जाता है, लेकिन मॉडल वर्ब में इसका प्रयोग वादा प्रकट करने के लिए, इच्छा व्यक्त करने के लिए, इरादा प्रकट करने के लिए, दृढ़ निश्चय, हठ आदि भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। समझ लीजिएगा, विल का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? भविष्य काल में जब गागी गे आता है तो वहाँ पर भी हम लोग थर्ड पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन के लिए हम विल का प्रयोग करते हैं, है ना। इसके अलावा और क्या होता है? मॉडल वर्ब में अगर इसका प्रयोग होता है तो इसमें इच्छा प्रकट होती है, वादा प्रकट करने के लिए, इरादा प्रकट करने के लिए, दृढ़ निश्चय प्रकट करने के लिए, हठ प्रकट करने के लिए भी विल का प्रयोग होता है। और याद रखिएगा, जैसे भविष्यवाणी बताने के लिए भी, आमंत्रण बताने के लिए, विनम्र निवेदन करने के लिए, सहमति, नियोजन व व्यवस्था, विनम्रता, निर्देशन या आदेश आदि रूप में भी, आदेश आदि को प्रकट करने के लिए भी हम लोग यहाँ पर विल का प्रयोग करते हैं। और आगे बढ़ते हैं, जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। वह डॉक्टर बनेगा, ही विल बी अ डॉक्टर। वह डॉक्टर बनेगा, ही विल बी अ डॉक्टर। उसके पास एक कार होगी, ही विल हैव अ कार। उसके पास एक होगी, कार छूट गया, बना लीजिएगा। तो ही विल हैव अ कार, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं वादा कर रहा हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। आई शैल हेल्प यू, जैसे मैं एक घर खरीदूँगा, इच्छा सूचक है ना, यहाँ पर भी विल का प्रयोग करेंगे। आई विल बाई अ हाउस, वह तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। यहाँ पर भी क्या, एक प्रकार से बता रहे हैं, एक प्रकार से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। यहाँ पर भी हम लोग विल का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये फ्यूचर टेंस की बात करता है। ही विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, विल के बाद हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। वुड का हिंदी अर्थ होता है करता था या चाहूँगा, ठीक है ना, वुड। तो यहाँ पर भी वुड का प्रयोग सामान्यतः बच्चों विनम्र अनुरोध के लिए, भूतकालीन आदतों के लिए भी होता है, प्रार्थना के लिए होता है, दृढ़ निश्चय के लिए होता है और अनिश्चय आदि के लिए हम लोग प्रश्नों को व्यक्त करने के लिए करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वुड का प्रयोग करते हैं। वुड का प्रयोग कहाँ पर होता है? विनम्र निवेदन के लिए होता है, भूतकाल की आदतों के लिए होता है, प्रार्थना के लिए होता है, दृढ़ निश्चय और अनिश्चय आदि के लिए भी हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। मान्यताओं के अनुसार वुड का प्रयोग व्यक्तिगत इच्छा, संभावना, पुरानी आदतें आदि के विनम्र भाव से व्यक्त करने के लिए भी विशेष रूप से इसका प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, राम तुमसे मिलना चाहेगा, राम वुड लाइक टू मीट यू। क्या होगा? राम तुमसे मिलना चाहेगा, राम वुड लाइक टू मीट यू। मैं रोज मंदिर जाता था, आई वुड गो टू टेम्पल एवरी डे। मुझे लगा था वह मुझे मारेगा, आई थाउट ही वुड बीट मी। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? वुड यू हेल्प मी? आप मेरी मदद करेंगे? वुड यू हेल्प मी? इस प्रकार से ना, क्या आप मेरी सहायता करेंगे?
वुड यू हेल्प मी, या फिर आप मेरी मदद करेंगे, वुड यू हेल्प मी। बात एक ही हो रहा है ना, क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर। तो इस प्रकार से आगे हम लोग बढ़ते हैं, ought to का प्रयोग करना सीखते हैं। ought to मीन्स क्या होता है, चाहिए या चाहता था। ought to का प्रयोग बच्चों सामान्यतः उपदेश देने के लिए, सलाह देने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, ought to का प्रयोग अक्सर उपदेश देने के लिए या सलाह देने के लिए किया जाता है। यह एक ऐसा शब्द है जिसके माध्यम से नैतिक भाव व्यक्त किया जाता है। राष्ट्र, मौलिक कर्तव्य, दिनचर्या आदि जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए हम अक्सर ought to का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, ought to का प्रयोग प्रायः राष्ट्र, मौलिक कर्तव्य, दिनचर्या आदि जैसे भावों को प्रकट करने के लिए ought to का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। वी ought to serve our country, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। वी ought to serve our country, यहाँ पर क्या है, राष्ट्र सेवा की बात की जा रही है, नैतिक मूल्यों की बात की जा रही है। हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। वी ought not to do that, या फिर वी ought not to do so, हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे जाना चाहिए था। I ought to have gone, I ought to have gone, तुम्हें इस समय जाना चाहिए। You ought to go this time, इन सब में देखिए हमने ought to का प्रयोग किया है, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, यहाँ पर एक प्रकार से राष्ट्र, मौलिक कर्तव्य, दिनचर्या आदि जैसे भावों की बात की जा रही है। इसके बाद आता है यूज्ड टू का मतलब क्या होता है, यूज्ड टू का अर्थ होता है करता था या फिर जाया करता था, होता ना, वो पढ़ा करता था, वो सोया करता था, वो मॉर्निंग वॉक पर जाया करता था, वो रोया करता था, वो बचपन में पढ़ने में तेज हुआ करता था। इन सब में यूज टू का प्रयोग करते हैं। तो यूज टू का प्रयोग ऐसे वाक्यों को संबोधित करने के लिए किया जाता है जिनका संबंध भूतकाल से होता है। किससे होता है, भूतकाल से होता है। अगर यूँ कहें तो नैतिक कर्तव्य, परामर्श, भूतकालीन अनुमान आदि भावों को व्यक्त करने के लिए भी यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, यूज्ड टू का अर्थ होता है करता था या जाया करता था। तो यूज्ड टू का प्रयोग ऐसे वाक्यों को संबोधित करने के लिए किया जाता है जिसका संबंध भूतकाल से होता है। और यूँ कहें तो नैतिक कर्तव्य, परामर्श, भूतकालीन अनुमान आदि भावों को व्यक्त करने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, जैसे लिखा हुआ है, सीता यहाँ आया करती थी। सीता यूज्ड टू कम हियर, वह पूरी रात सोया करता था। ही यूज्ड टू स्लीप द होल नाइट। मुकेश मुझे पीटा करता था, पिता नहीं पीटा, मुकेश मुझे पीटा करता था। मुकेश यूज्ड टू बीट मी, वह मेरे यहाँ आया करती थी। शी यूज्ड टू कम टू मी, वह ऑफिस नहीं जाता था। ही डजंट यूज टू गो टू द ऑफिस। इस प्रकार से इन सब में किसकी बात की जा रही है, इन सब में आदत संबंधी बात की जा रही है। इन सब में नैतिक कर्तव्य, परामर्श, भूतकालीन अनुमान के भावों की बात की जा रही है। दूसरी हम नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग आते हैं, है नीड एंड डेयर ना। नीड मीन्स चाहिए था, ज़रूरत था, ज़रूरत है आदि के लिए हम लोग नीड का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, नीड का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है। इस क्रिया का प्रयोग वाक्य में आवश्यकता दिखाने के लिए किया जाता है, जिसमें इसका भाव परिस्थितियों के रूप में परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मुख्यतः यह वर्तमान और भूतकाल की अभिव्यक्ति कराने के लिए होता है। इसका वर्तमान और भूतकाल की अभिव्यक्ति कराने के लिए भी नीड का प्रयोग करते हैं। तो मैं इसको एक बार फिर से दोहराता हूँ गाइस। नीड का अर्थ होता है चाहिए था, ज़रूरत थी या ज़रूरत है आदि। तो नीड का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है। इस क्रिया का प्रयोग वाक्य में आवश्यकता दिखाने के लिए किया जाता है, जिसमें इसका भाव परिस्थितियों के रूप में निर्भर करता है, लेकिन मुख्यतः यह वर्तमान और भूतकाल की अभिव्यक्ति कराने के लिए होता है। जैसे एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, मुझे उसकी ज़रूरत है, आई नीड हर। नीड के बाद टू नहीं लगता, ठीक, आई नीड हर। जैसे तुम्हें कुछ और चाहिए, यू नीड सम मोर। आकाश को अब जाना चाहिए था, आकाश नीडेड टू गो। मुझे किताब की ज़रूरत है, आई नीड अ बुक।
हमें खाना चाहिए था। वी नीडेड टू ईट। हमें भविष्य के लिए निवेश करने की ज़रूरत है। वी नीडेड टू इन्वेस्ट फॉर द फ्यूचर। इसके बाद आता है मस्ट। मस्ट मीन्स क्या होता है? अवश्य चाहिए। मस्ट मीन्स चाहिए, जरूर चाहिए और जरूर चाहिए था। इन सब के लिए यह अवश्य चाहिए था, इससे मस्ट का अर्थ निकलता है। जैसे मॉडल्स इन हिंदी में मस्ट एक ऐसा शब्द है जिसके माध्यम से वाक्य में ज़रूरत की अभिव्यक्ति कराई जाती है। किसकी जरूरत अभिव्यक्ति होती है? वाक्य में ज़रूरत अर्थात आवश्यकता की अभिव्यक्ति कराई जाती है, जिससे पता चलता है कि वाक्य में दृढ़ संकल्प, बाध्यता आदि का बोध निहित है। मस्ट के प्रयोग से किसी वाक्य में दबाव डाला जा सकता है, जैसे अवश्य, जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। तो मस्ट का मतलब ही होता है अवश्य चाहिए, जरूर चाहिए। जहाँ पर अवश्य या ज़रूरत संबंधी या जोर देने वाली बात होती है, वहाँ पर हम कौन से मॉडल का प्रयोग करते हैं? मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको इसे अब पूरा करना चाहिए। यू मस्ट कंप्लीट इट नाउ। मोहन को घर जाना ही चाहिए। मोहन मस्ट गो होम। हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। वी मस्ट सर्व अवर कंट्री। बच्चों को पढ़ना ही चाहिए। चिल्ड्रन मस्ट रीड। तुम्हें जरूर जाना चाहिए था। यू मस्ट टू गो। यू मस्ट टू गो। तुम्हें जरूर जाना चाहिए था, ठीक है ना। इसके बाद आता है हमारा डेयर। डेयर मीन्स साहस। कहते हैं ना, हाउ डेयर यू। अक्सर इसको बोलचाल की भाषा में लोग यूज़ करते हैं। रिबक करने के लिए, डांट लगाने के लिए भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना। तो डेयर को मॉडल सहायक क्रिया के रूप में विशेषकर उपयोग किया जाता है। यह ऐसी क्रिया है जो मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया या दोनों प्रकार से उपयोग की जा सकती है। इसका मूल अर्थ है किसी कार्य को करने या चुनौती देना। तो डेयर का मतलब क्या समझे आप लोग? डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना, साहस दिखाना, ठीक है ना। तो इसका मूल अर्थ है किसी कार्य को करने या चुनौती देना होता है। डेयर का प्रयोग आमतौर पर नकारात्मक और प्रश्न पूछने वाले वाक्यों में किया जाता है। किसमें? नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, वह तुम्हारे सामने बोलने की हिम्मत रखता है। ही डेयर्स टू टॉक इन फ्रंट ऑफ यू। वह तुम्हारे सामने बोलने की हिम्मत रखता है। ही डेयर्स टू टॉक इन फ्रंट ऑफ यू। वह घर छोड़ने की साहस नहीं करेगा। ही विल नॉट डेयर टू लीव होम। मैं आने की हिम्मत करता हूँ। आई डेयर टू कम। तुम्हें मुझसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू टॉक टू मी। तुम्हें मेरे सामने बैठने की हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू सिट इन फ्रंट ऑफ मी। ठीक है ना स्टूडेंट्स। इस प्रकार से हम निष्कर्ष क्या निकालते हैं? इस पूरी वीडियो को देखने के बाद, सारे मॉडल्स को पढ़ने के बाद निष्कर्ष क्या निकलता है उस पर बात करते हैं। तो मॉडल वर्ब की विशेषताओं के बारे में आज आपने जाना, जो इसका संक्षिप्त रूप है। आगे इसके विस्तृत रूप के बारे में हम और भी अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि मॉडल वर्ब की विशेषता अंग्रेजी और दैनिक जीवन में कितना होता है, या यूँ कहें तो यह एक तरह से ट्रेलर है जिसका संपूर्ण फिल्म अभी बाकी है। स्टूडेंट्स, आज तो मैंने सभी जितने भी मॉडल्स थे उनको आपके सामने थोड़ा थोड़ा पॉइंट करके दिखाया है। आगे हम लोग एक एक मॉडल को यूज़ करते हुए एक अलग अलग टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे, जिसमें डिटेल में हम आपको बताएंगे कि कैन का यूज़ कैसे करना है, कैन का यूज़ कहाँ कहाँ पर करना है, और ढेर सारे सेंटेंसेस लेकर आप लोग के बीच में आएंगे, जिससे कि जो कन्फ्यूज़न आपका अभी कुछ रह गया है वो क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि एक या दो बार इस वीडियो को आपको भी और देखना चाहिए। इसी वीडियो को फिर से एक बार और दो बार और तीन बार, चार बार, जितनी बार आप देखेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो इस प्रकार से ये निष्कर्ष निकलता है कि हमें किसी चीज़ को पढ़ने के लिए या कोई टॉपिक को समझने के लिए उसको बार बार समझना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। एक बार नहीं आ रहा, दो बार पढ़िए। तो स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।
जय हिंद, वंदे मातरम।